देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट इशू एंड बोनस इशू। ठीक है, आज हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। पहले रीडिंग कर लेते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू ही कर पाएंगे। ठीक है, राइट इशू नेक्स्ट होगा। तो बोनस इशू जो है तुम लोग लॉ में पढ़े हो। ठीक है, बोनस इशू क्या होता है बता सकते हो कि बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू मतलब बोनस शेयर हुआ ना, तो बोनस शेयर क्या होता है? मैम कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस इशू करता है, फ्री में इशू करता है वो लोग। फ्री में शेयर इशू करता है, बट किन को करेगा? क्या कंपनी सबको फ्री में शेयर इशू कर सकता है? फ्री में ये जो ऑफर कर रहा है कंपनी, ये किसको करेगा? मतलब क्या मार्केट में किसी भी पर्सन को कर सकता है, या फिर किनको फ्री में शेयर इशू किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर मैम जो होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उसी को। हाँ, एग्जिस्टिंग। कोई बाहर वाले को कंपनी ऑफर नहीं कर सकता है फ्री में शेयर। ठीक है, तो बोनस शेयर किसको इशू किया जाता है? पहला बात है कि बोनस शेयर हमेशा इशू किया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, जो हम लोग के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर इशू किया जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, और बोनस शेयर का मतलब क्या हो जाएगा? एडिशनल शेयर, है ना। बोनस शेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडिशनल शेयर बोल सकते हैं, एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पहले से हम लोग किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो हमें बोनस शेयर वो कंपनी नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट और नो कॉस्ट, कोई भी पैसा लिए बिना हमें शेयर इशू कर सकती है। मतलब नॉर्मली शेयर इशू करने से क्या होता है? शेयर इशू करने से कंपनी के पास पैसा आता है, तो कंपनी क्या एंट्री करती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, देखो देखो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि कंपनी अपना, जैसे देखो एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, उसका एंट्री क्या करते हैं? कैश टू कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी भी शेयर इशू करने का मेन कंपनी का मोटो क्या रहता है कि हमें अपना पैसा जो है मार्केट से लेना है, मार्केट से जुगाड़ करना है। ठीक है, तो ये कैश की जगह बैंक हो जाता है और कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल हो जाता है। बस बात एक ही है, कैपिटल इंट्रोडक्शन का ही एंट्री होता है। ठीक है, ये कोई नया एंट्री नहीं है। लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का क्रेडिट जरूर होगा। गुड मॉर्निंग स्नेश। गुड मॉर्निंग स्नेश। अच्छा, देखो अब हम लोग का शेयर इशू जरूर होगा, लेकिन क्या बैंक अकाउंट डेबिट होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, क्योंकि शेयर अगर इशू कर रहे हैं तो कैपिटल तो इंक्रीज करेगा, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं हम लोग फ्री में शेयर दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि कंपनी बोल रही है हम तो कुछ नहीं ले रहे हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा है, हम फ्री में शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर डेबिट क्या होना चाहिए? मतलब अगर एंट्री के रेस्पेक्ट से देखें तो क्रेडिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, बट डेबिट क्या
क्या होगा, ये पॉइंट है, ठीक है। हमें डेबिट क्या करना है, एक्चुअली कंपनी जब फ्री में शेयर देगी तो कंपनी क्या करेगी, फ्री में दे रही है मतलब कंपनी अपने रिस्क पे दे रही है, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर से कुछ नहीं लेना है कंपनी को। तो फिर कंपनी क्या करेगी, डेबिट के लिए क्या करेगी, एक्चुअली कंपनी अपना जो रिजर्व है, ठीक है, कंपनी के पास जो रिजर्व सरप्लस बोलते हैं इसे, ठीक है, कंपनी के पास अपना जो रिजर्व सरप्लस है कंपनी उसे क्या करेगी, उसे यूज करेगी। यूज करेगी किस लिए, शेयर इशू, फ्री में जो शेयर इशू कर रही है उसके लिए रिजर्व सरप्लस को यूज करेगी। और इसको बोला जाता है, इस टेक्निक को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्यों बोला जाता है, सिंपल सा बात है, बैलेंस शीट अगर एक बार टी शेप में ही करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्यों बोला जाता है, रिजर्व किधर रहता है, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, यहाँ पर था रिजर्व सरप्लस, ठीक है, यहाँ पर रिजर्व सरप्लस था। अच्छा, इसके ऊपर कैपिटल रहता है, अगर बैलेंस शीट का ही देखो तो पहले कैपिटल रहता है, उसके नीचे रहता है प्रॉफिट यानी रिजर्व सरप्लस कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से, लेकिन ये टी शेप में नहीं होता है, जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं समझाने के लिए। तो कंपनी क्या बोल रही है, हम क्या करेंगे, मेरा कैपिटल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो मेरा जो रिजर्व सरप्लस है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम बैंक अकाउंट डेबिट के जगह रिजर्व सरप्लस को डेबिट करने वाले हैं। रिजर्व सरप्लस जब क्रिएट हुआ था तब वो क्रेडिट हुआ था, क्योंकि प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है ना। अब प्रॉफिट से रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, ठीक है, और भी अलग अलग तरीके का रिजर्व होता है, पीएल होता है, ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है। तो जितने तरह का रिजर्व सरप्लस होता है वो रिजर्व सरप्लस के हेड में आता है, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस का जो रिजर्व है, कौन कौन सा रिजर्व यूज होगा बोनस शेयर इशू करने के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्यों बोल रहे हैं, रिजर्व को कैपिटल बना रहे, सीधा सा बात है, मेरा कैपिटल जो है, ठीक है, उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन इस बार शेयर इशू कर रहे हैं सेम प्रोसेस में लेकिन फ्री में, तो पैसा तो आएगा नहीं, किधर बैंक बढ़ जाएगा, पैसा तो आएगा नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग, रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिजर्व सरप्लस को कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग रिजर्व सरप्लस को डेबिट करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व का कैपिटलाइजेशन करना। तो रिजर्व सरप्लस को यूज करेंगे और इस टेक्निक को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, इस टेक्निक को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अब बताओ कंपनी ये कब कर सकती है, हम लोग किसी को भी फ्री में कब कुछ दे सकते हैं, अगर हमारे पास उतना अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, अगर मान लो हम अगर बोल रहे हैं कि हम फ्री में क्लास देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन हम फ्री में क्लास देने के लिए केपेबल कब हो सकते हैं, पहला तो है कि मेरे अंदर वो मतलब वो थिंकिंग होना चाहिए कि हम फ्री में देना चाहते हैं, वो तो एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करना चाहे चीजों को, तो हम तभी फ्री में क्लास दे पाएंगे अगर मेरे पास उतना अवेलेबिलिटी होगा कि मेरा मतलब क्योंकि मेरा यही काम है, इसी से मेरा रोजी चलता है, तो फिर अगर हम ये पैसा मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है तभी हम फ्री में सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, बाकी नियत का बात तो होता ही है। लेकिन देखो यहाँ पर कंपनी के लिए बोल रहे हैं, कंपनी अपना रिजर्व सरप्लस को क्या करे, रिजर्व सर फ्री में कब बांटेगी, जब उसके पास फ्री में शेयर तब देगी उसके पास काफी ज्यादा रिजर्व सरप्लस होगा, मतलब इतना रिजर्व सरप्लस होगा कि वो उसको कैपिटल बना दे रही, क्योंकि रिजर्व सरप्लस का तो अपना पर्टिकुलर यूज होता ही है कि रिजर्व सरप्लस से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्व सरप्लस से हमारे बिजनेस का जो है खर्चा वगैरह चलेगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस अगर बहुत ज्यादा है तभी कंपनी ऐसा सोच सकती है, हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होने से हम लोग किसी को कुछ फ्री में देना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल होगा, अदरवाइज हमारे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये मतलब नॉर्मल सा बात है, ठीक है, जबरदस्ती का बात अलग है, लेकिन हम लोग फ्री में इजीली तभी किसी को सर्व कर पाएंगे अगर हमारे पास एनफ है, अगर हमारे पास एनफ नहीं है तो एक दो दिन ही दे पाएंगे, ज्यादा दिन तो नहीं दे पाएंगे। तो वैसे ही कंपनी के पास अगर एक्सेसिव रिजर्व हो चुका है, ठीक है, कंपनी के पास अगर एक्सेस रिजर्व है तो कंपनी उस रिजर्व को क्या कर सकती है, उस रिजर्व को यूज कर सकती है बोनस इशू करने के लिए, और इसका मतलब ही होता है कंपनी अपने ही रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है, रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ठीक है, इसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व यानी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल।
तो बेसिकली इसमें कुछ बेनिफिट होता नहीं है, वो भी बताएंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे। पहले ये बता लेते हैं कि बोनस इशू क्या होता है, ठीक है। इसमें अल्टीमेटली शेयर होल्डर का कोई बेनिफिट है कि नहीं है उसका भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी ये प्रोसेस देखो कि होता क्या है, कि कंपनी किस तरह से बोनस इशू करने का सोच सकती है। अगर कंपनी के पास एक्सेस रिजर्व सरप्लस है तभी वो सोच सकती है, क्योंकि फ्री में देने का मतलब है रिजर्व सरप्लस को कैपिटलाइज करना, कैपिटल में ट्रांसफर करना। अगर उतना रिजर्व सरप्लस नहीं है तो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेगी। अब कैसे पता चलेगा एक्सेस है कि नहीं, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे पता चलेगा एक्सेस है कि नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हो गया कि कैसे कंपनी फ्री में शेयर इशू कर सकती है। तो सिंपल सा बात है, अगर एक्स्ट्रा रिजर्व है तो उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है। और बोनस डिक्लेयर कैसे करती है कंपनी, कंपनी को बोनस डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब बताना पड़ता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस देना चाहते हैं। और कैसे डिक्लेयर होता है, बोनस डिक्लेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो के हिसाब से बोनस डिक्लेयर होता है। कैसे रेशियो के हिसाब से, मतलब जैसे मान लो कि कंपनी के पास, किसी कंपनी का मान लो 1 लाख शेयर है, ठीक है, कंपनी का अभी 1 लाख शेयर है। मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, अगर एट द रेट ऑफ 10 करके है तो 1 लाख शेयर 10 रुपीज करके 10 लाख इनका इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, ठीक है, ये है। अब कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी रेशियो में से बता सकती, कैसे बोलेगी कंपनी, कंपनी बोलेगी कि बोनस, ऐसे लिखते हैं, बोनस रेशियो बताएगी अपना, बोनस रेशियो। बोनस रेशियो जैसे 1:4, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1:4, इसको कैसे रीड करेंगे, 1:4 का मतलब होता है ये हमेशा हो जाएगा हम लोग का एग्जिस्टिंग शेयर का वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर, ठीक है, इसको एग्जिस्टिंग शेयर बोलेंगे। और ये हो जाएगा हमारा न्यू शेयर, ठीक है, ये न्यू शेयर का वैल्यू हो जाएगा। इसको हमेशा ऐसे ही रीड करना है, स्टार्टिंग न्यू और उसके बाद वाला ओल्ड होगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग। मतलब फॉर 4 shares hold, shareholder get 1 new share, ठीक है। अगर किसी पर्सन के पास 4 शेयर्स है पहले का तो उनको एक बोनस शेयर मिलेगा। मतलब अगर कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर्स है तो कंपनी को टोटल कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा बता सकते हो। अगर कंपनी का, ये तो रेशियो बताएगी कंपनी, कंपनी इसी तरह से डिक्लेयर करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेशियो 1:4। तो हमें समझ लेना है कि अगर हमारे पास 4 शेयर्स है तो हमें एक बोनस शेयर मिलेगा। तो अब कंपनी के हिसाब से सोचो, क्योंकि हम लोग कंपनी का अकाउंटिंग करेंगे, उनका नहीं करेंगे, शेयर होल्डर वालों का नहीं करना है, कंपनी का अकाउंटिंग करना है। तो कंपनी का अगर टोटल 1 लाख शेयर्स है तो कंपनी को कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे बताओ, कंपनी को कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे बता सकते हो। अगर 4 सिंपल यूनिटरी, बोलो कितना, 25,000। 25 बोल, आवाज कट के आ रहा है। अच्छा, हाँ शायद ठीक ही बोल रहे हो। देखो 4 शेयर्स जो है, 4 शेयर्स के लिए एक बोनस, ठीक है, एक के लिए 1/4। तो 1 लाख के लिए कितना हो जाएगा, 1 लाख के लिए हो जाएगा 1/4 इंटू 1 लाख, तो कितना हो गया, हाँ 25,000 जितना आएगा कैलकुलेट करके। सिंपल यूनिटरी मेथड पे करेंगे। अगर 4 शेयर्स होल्ड करने पे एक नया शेयर मिलेगा, कंपनी ऐसा बोल रही है कि ओल्ड 4 शेयर्स है तो कंपनी के पास ओल्ड 1 लाख शेयर्स है, तो इसके रेस्पेक्ट में कंपनी को 25,000 बोनस शेयर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये नंबर हो गया, नंबर ऑफ बोनस शेयर इतना सारा कंपनी को इशू करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग कैसे बोनस शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंपनी बोनस शेयर इशू क्यों करती है, ठीक है, फ्री में कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रही है, ये सब समझा। फ्री में कैसे करेगी वो भी टेक्निक देखा, रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, लेकिन उसके लिए एनफ रिजर्व सरप्लस होना चाहिए। अब कंपनी जो बोनस शेयर इशू करती है, इससे कंपनी का मतलब बेनिफिट क्या है, क्यों बोनस शेयर इशू करती है, देखो इसमें कंपनी का बेनिफिट क्या है। कंपनी का रेपुटेशन जो है, ठीक है, कंपनी का जो रेपुटेशन है या फिर मार्केट में इसका क्या बोले, इमेज, ठीक है, रेपुटेशन और मार्केट इमेज, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? रेपुटेशन और मार्केट इमेज क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो है कि जब भी बोनस इशू होता है तो लोगों को ये लगेगा कि कंपनी के पास एक्सेस रिजर्व सरप्लस है। रिजर्व सरप्लस का नॉर्मल बिजनेस में जो भी यूज होता है, उसके बाद कंपनी के पास सरप्लस रिजर्व सरप्लस है, तभी कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तभी इसके पास इतना ज्यादा प्रॉफिट अमाउंट है कि वो रिजर्व सरप्लस का एक्सेस अमाउंट को फ्री में जो है कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है, फ्री शेयर इशू करके। तो ये मार्केट में क्या करेगा, उस कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज बनाएगा या फिर अच्छा रेपुटेशन जो है वो बनेगा, ये बोल सकते हो। ठीक है, और पॉजिटिव इंडिकेशन, ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेशन, पॉजिटिव इंडिकेशन और इंप्रेशन, ये कंपनी का जनरेट होता है। ठीक है, इसीलिए कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी का रीजन यही है कि वो इसी वजह से जो है फ्री में बोनस शेयर इशू कर सकती है। लेकिन ऐसा मतलब देखो, इसका मिसयूज भी हो सकता है, वो भी दिखाएंगे कैसे मिसयूज होगा। इसीलिए बोनस इशू करने का कुछ रूल्स है। ठीक है, कुछ रूल्स है जो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, कंडीशन फॉर बोनस इशू। कंपनी को कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा अगर वो बोनस इशू करना चाहती है। फर्स्ट हो जाएगा कि एओए में परमिशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोनस इशू का परमिशन होना चाहिए। ठीक है, परमिटेड होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी बोनस इशू कर सकती है कि नहीं, तो फिर कंपनी बोनस इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शेयर होल्डर अप्रूवल। शेयर होल्डर अप्रूवल मतलब शेयर होल्डर को ही हम लोग फ्री में शेयर बांटना चाहते हैं, लेकिन कंपनी का तुम लोग को पता है कंपनी के ओनर कौन होते हैं, ट्रू ओनर इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी करना है ओनर से तो पूछना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक मीटिंग होगा जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग जो होता है, जनरल मीटिंग में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अप्रूवल देना पड़ेगा कि हम लोग हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कंपनी बोनस इशू कर रही है, तो तब जाके कंपनी बोनस इशू कर सकती है। तो एओए में भी लिखा हुआ होना चाहिए, शेयर होल्डर से अप्रूवल मिलना चाहिए। अगर शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं मिलता है तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकेगी। और कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट का मतलब जैसे मान लो कि कुछ लोन लिया था कंपनी ने, ठीक है, वो लोन रीपे करना था, नहीं किया, या फिर उस लोन का इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया। ठीक है, कुछ मान लो डिवेंचर इशू कर रखा था, उस पे इंटरेस्ट देना था, वो नहीं दिया। मतलब हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिजर्व सरप्लस है, हम लोग फ्री में बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल जो बिजनेस का पेमेंट है, जो भी एक्सपेंसेस है, हम लोगों ने लोन लिया था, ये सब किया था, ये सब पेमेंट नहीं कर रहे, ऊपर से बोल रहे हैं कि फ्री में शेयर इशू कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये इलॉजिकल है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। मतलब ये गलत बात है। एक्चुअली होता क्या है ना, कंपनी अपने ही रिजर्व को अपने पास ही रख रही है, कैपिटल में ट्रांसफर। ये हम बताएंगे फिर इसका बेनिफिट है कि नहीं है बोनस इशू का। लेकिन अभी हम लोग रूल्स जो पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि पहले आपका जो भी ड्यूज वगैरह है, ठीक है, वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस है तब करो। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब अगर आपके घर पे मान लो कोई बीमार है, आप उसको नहीं देख रहे हो, आप जाके बाहर वाले को देख रहे हो, ये तो नहीं, पहले आप घर के लोगों को देखो, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो बाहर वाले। मतलब आपको पेमेंट करना है लोन का इंटरेस्ट वगैरह, आप वो नहीं देके फ्री में शेयर बांट रहे हो, ये तो इलॉजिकल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा, देयर इज नो डिफॉल्ट। ठीक है, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन किस बात का, इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, कोई प्रिंसिपल वगैरह पे करना है लोन वगैरह का, ठीक है,
डिपॉजिट्स कुछ था, ठीक है, डिपॉजिट्स, डिवेंचर सिक्योरिटीज, ये सब पे कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं भर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रखे हैं, डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं और हम लोग बोनस इशू कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ इसीलिए देखो, मतलब इसका मिसयूज देखो, क्योंकि बोनस इशू करने से मार्केट पे कंपनी का एक रेपुटेशन इंक्रीज करता है, इमेज अच्छा होता है, इंप्रेशन बढ़ता है, तो क्या हम लोग ऐसा करेंगे कि जिनको पेमेंट करना है उनको पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, अपना एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहे, फ्री में शेयर बांट रहे, ये नहीं चलेगा। इसीलिए कंपनीज ने, मतलब कंपनी एक्ट ने क्या किया है, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। दूसरा है देयर इज नो डिफॉल्ट, और क्या डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू इम्प्लॉइज, ठीक है। अगर इम्प्लॉइज, एक्चुअली जो इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका अगर हम लोगों ने कोई ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज बाकी रख दिया है, पेमेंट नहीं किया, जैसे कि मान लो कोई रिटायर हुआ है, उसका पेंशन वगैरह था या फिर कुछ भी था, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज, इम्प्लॉय का पैसा बाकी रखा है, बोनस नहीं दिया है, ठीक है, इस तरह का स्टैट्यूटरी ड्यूज जो भी इम्प्लॉय को मिलना चाहिए था वो हम लोगों ने पे नहीं किया और हम लोग जा रहे हैं फ्री में शेयर बांटने, ऐसा नहीं चलेगा। इम्प्लॉय काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इस वजह से कंपनी आगे बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा, तो ये अनएथिकल हो जाएगा। तो इस तरह का काम जो है परमिशन नहीं होता है। इसीलिए कंडीशन क्या है बोनस इशू का, कि पहले एओए में लिखा हुआ है कि नहीं दिखाओ, शेयर होल्डर को अप्रूवल, शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया है कि नहीं जनरल मीटिंग में, वो दिखाओ। अगर कोई डिफॉल्ट है तो पहले वो क्लियर करो, तो कोई डिफॉल्ट नहीं है वो दिखाओ। डिफॉल्ट रिगार्डिंग कोई लोन वगैरह, इंटरेस्ट, लोन, डिवेंचर का इंटरेस्ट, ये सब, या फिर इंप्लॉय का कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज, ये सब जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बोनस इशू नहीं हो सकता है। और एक चीज, बोनस किसे इशू किया जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑब्वियसली ये तो हम लोगों ने देखा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, हु आर फुल्ली पेड, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का शेयर पहले फुल्ली पेड होना चाहिए। किसी के पास अगर पहले से किसी कंपनी का, जैसे मान लो 4 शेयर्स है, तो उसे पता है कि उसे एक बोनस शेयर मिलेगा इस कंडीशन के हिसाब से, लेकिन 4 शेयर्स पे उसका फुल पेमेंट होना चाहिए, मतलब 10 का 10 ही पेमेंट कंपनी के पास आ जाना चाहिए। अगर पार्टली पेड है, जैसे मान लो पार्टली पेड है, पार्टली पेड मान लो कंपनी ने 10 रुपीज कॉल नहीं किया था तो पार्टली पेड था, तो पार्टली पेड है तो उसे फुल्ली पेड करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसको शेयर जो है वो बोनस शेयर जो है वो दे सकते हैं, वही शेयर होल्डर को दे सकते हैं जो फुल्ली पेड अप है, ठीक है। जो फुल्ली पेड अप नहीं है उसको हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो पार्टली पेड अप को नहीं दे सकते, हु आर फुल्ली पेड अप उनको ही दे सकते हैं, ठीक है, पार्टली पेड अप को नहीं दे सकते। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक मान लो कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसके पास क्या है, इसके पास मान लो ये चाहती है कि बोनस इशू करना, ठीक है, ये चाह रही है कि हम बोनस इशू करेंगे। इसके पास रिजर्व सरप्लस भी है, क्योंकि बोनस इशू करने के लिए रिजर्व सरप्लस चाहिए, ठीक है, रिजर्व सरप्लस, अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस है इनके पास, मान लो रिजर्व सरप्लस है, लेकिन रूल्स क्या था, रूल्स क्या था कि रिजर्व सरप्लस होने से नहीं होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये बोल रही है मेरे एओए में तो लिखा हुआ है तो हम बोनस इशू कर सकते हैं, लेकिन रुको, एक कंडीशन से नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या, शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया है, हाँ शेयर होल्डर ने भी अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। और क्या बाकी है, और क्या हमें जो है पर होना पड़ेगा, कोई डिफॉल्ट वगैरह था, हाँ डिफॉल्ट वगैरह तो कुछ इंटरेस्ट वगैरह बाकी था वो भी हम लोगों ने पे कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब नो डिफॉल्ट, ठीक है, नो डिफॉल्ट। तो कहां से पे कर रहे हैं, यहां से जा रहा है, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का तो पे का बात नहीं, ये एक रूल्स है, ये हो गया, शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया, हम लोगों ने कोई डिफॉल्ट नहीं रखा है, सब पेमेंट कर दिया, कहां से कर रहे हैं, रिजर्व सरप्लस से, ठीक है। अगर कोई डिफॉल्ट था तो पेमेंट कर दिया इन्होंने, ऐसा बोल रहे हैं, तो नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है, रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी
रिजर्व, ठीक है, ये भी पे कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब पे करते करते इनका रिजर्व हो गया है खाली, अब इनके पास जो रिजर्व है उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। पे करते करते इनका रिजर्व हो गया है खाली, मतलब एट पर होते होते, कंडीशन के साथ एट पर होते होते बोनस इशू करने के लिए इनके पास जो रिजर्व है ये खाली हो गया। अब अगर रिजर्व ही खाली हो गया तो बोनस कैसे इशू करेंगे, ठीक है, ये हो गया है एम्प्टी। अब बोनस इशू करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर कंपनी अनएथिकल होती है, मतलब एक्चुअली इसे मैनिपुलेशन बोला जाता है। कंपनी क्या कर सकती है, मान लो कंपनी के पास रिजर्व तो कुछ नहीं बचा है बस, बट इस कंपनी के पास क्या है, इस कंपनी के पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। कंपनी के पास मान लो एक लैंड है, ठीक है, जिसका बुक वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी से रीवैल्यूट करेगी, ठीक है, रीवैल्यूट करती है, जैसे मतलब रीवैल्यूएशन जो है ये अलाउड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है फिक्स्ड एसेट, तो कंपनी चाहे तो अपना जो फिक्स्ड एसेट है उसे रीवैल्यूट कर सकती है। अब मान लो कंपनी ये 10 लाख वाला जो इसका लैंड था इसको रीवैल्यूट करके 50 लाख करती है, ठीक है, 50 लाख कर रही है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा बता सकते हो, रीवैल्यूएशन का एंट्री क्या होगा बता सकते हो, अगर लैंड का बुक वैल्यू इतना था और रीवैल्यूड वैल्यू इतना हो गया तो इसका एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन करने पे एंट्री क्या होगा बता सकते हो, जर्नल एंट्री, बोल सकते हो जर्नल एंट्री क्या होगा रिवैल्यूएशन करने पे। लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है तो लैंड अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 40 लाख से, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज कितने इंक्रीज हुए हैं, इसका डिफरेंस 40 लाख से इंक्रीज हुए, लैंड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन। अब ये रिवैल्यूएशन ये कहां पर दिखाया जाता है पता है, बैलेंस शीट में, यहाँ पर लैंड का वैल्यू कितना दिखेगा अब से, 50 लाख दिखेगा, ठीक है। और ये रिवैल्यूएशन कहां पर आएगा, ये जो रिजर्व सरप्लस होगा ना उस वो जो खाली हो गया था, रिजर्व सरप्लस पहले क्या था, पहले मान लो इनका लैंड था यहाँ पर 10 लाख का, ठीक है, और रिजर्व सरप्लस में काफी सारे वैल्यूज थे लेकिन सारे वैल्यूज को पे करते करते इनका रिजर्व सरप्लस खाली हो गया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। तो रिजर्व सरप्लस में कुछ नहीं बचा था और इनको करना था बोनस इशू, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर लिया, ये हो गया रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। अब ये कितने का रिजर्व क्रिएट हो गया है, 40 लाख का रिजर्व इन्होंने क्रिएट कर लिया और ये बोलेंगे कि हम इससे बोनस इशू करेंगे, लेकिन इसका परमिशन नहीं मिलता है। ये एक्चुअली एक्चुअल रिजर्व नहीं है, रिजर्व क्या होता है, जो बिजनेस करके हम लोगों ने अर्न किया है प्रॉफिट, उससे जब हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो हम लोग के बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है उससे हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, जनरल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हम लोग सेट असाइड कर रहे हैं जनरल रिजर्व के नाम पे, और इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हटा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है रख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग बना सकते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ठीक है, डिविडेंड पे करने के लिए डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ठीक है, इस तरह का रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। ये प्रॉफिट कौन सा है, ये बिजनेस से जनरेट हुआ प्रॉफिट, बिजनेस से जनरेट हुआ प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस से थोड़ी ना जनरेट हुआ, ये तो रिवैल्यूएशन करके हम लोगों ने किया, मतलब ये प्रॉफिट क्या है, ये मैनिपुलेटेड रिजर्व है, ठीक है, ये जबरदस्ती का है, ये एक्चुअली रिजर्व है ही नहीं, ठीक है। ये वो रिजर्व कहाँ है, मतलब कंपनी बोनस तब इशू करती है ना, बोलते मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत ज्यादा रिजर्व है, इसलिए मेरे पास इतना रिजर्व है कि हम फ्री में शेयर बांटना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो हो गया मैनिपुलेटेड रिजर्व, ठीक है, इसका परमिशन नहीं है, ये मैनिपुलेटेड रिजर्व हो गया। तो इसीलिए और एक रेस्ट्रिक्शन लाया गया, ये रेस्ट्रिक्शन तो था, और एक रेस्ट्रिक्शन लाया गया कि कंपनी कौन कौन सा रिजर्व को कैपिटलाइज कर सकती है बोनस इशू करने के लिए, क्योंकि कंपनी ये सारे एक्टिविटीज कर रही थी जो कि अनएथिकल था, तो इसीलिए क्या रूल्स लाया गया, रूल्स ये लाया गया, रिजर्व दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, इसका एक लिस्ट बना दिया गया कि कौन सा रिजर्व बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हो, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को बोनस इशू के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कौन कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, पहला हो गया फ्री रिजर्व, ठीक है, रिजर्व मेरा फ्री होना चाहिए। अब फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व का मतलब वो रिजर्व होता है जिसको हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं विच
कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, या फिर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड लिख सकते हैं, एज डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड के तरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी रिजर्व हम लोग यूज कर पाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे फ्री रिजर्व। जैसे कि एग्जांपल अगर दे फ्री रिजर्व का जनरल रिजर्व, ठीक है, देखो इसके आगे कुछ नाम नहीं है ना, जनरल रिजर्व है मतलब ऑल पर्पस यूज कर सकते हैं, तो डिविडेंड बांटने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये अभी सब मैंने फ्री रिजर्व का ही नाम लिखा है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। और कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, क्या सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज कर सकते हैं, नहीं, और भी रिजर्व है जिसे यूज कर सकते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसे यूज कर सकते हैं। बट इस पे और एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या है, यूटिलाइज्ड सॉरी रियलाइज्ड इन कैश। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिर्फ वही वाला यूज कर पाएंगे जो रियलाइज्ड इन कैश है। अब रियलाइज्ड इन कैश है कि नहीं है कैसे पता करोगे, जैसे मान लो एक शेयर, यहाँ पर ही एग्जांपल दे देते हैं, एक शेयर का मान लो, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब ही होता है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज, और इसका इशू प्राइस है, ठीक है, इशू प्राइस ये है 12 रुपीज। तो ये कैसे इशू हो रहा है शेयर, ये कैसे इशू हो रहा है, प्रीमियम में, डिस्काउंट में कि पार में, अगर प्रीमियम प्रीमियम में तो इसका एंट्री क्या होता है, अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो शेयर इशू करने पे पैसा आएगा, हम एक ही शेयर का दिखा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, पैसा आ रहा है ना, शेयर इशू कर रहे हैं, कैपिटल रेज हो रहा है कैश टू कैपिटल की तरह, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बताओ कितना कितना वैल्यू लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, पैसा कितना आएगा, 12 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 12 होगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इक्विटी होगा, शेयर में 10 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2। ये 10 होगा, क्योंकि कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ही रजिस्टर किया जाता है, ठीक है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू से रजिस्टर किया जाता है, कि एक्चुअली मुझे इतना मिलना चाहिए था लेकिन मैंने प्रीमियम पे इशू किया, तो ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब ये प्रीमियम का जो 2 रुपीज है ये मुझे कैश में ही मिल रहा है, देखो बैंक अकाउंट, इसको अगर स्प्लिट करते हो इस एंट्री को, ठीक है, ये एंट्री को अगर स्प्लिट करते हो तो ये एंट्री कैसे होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का 2 रुपीज, पहला एंट्री होगा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, फिर होगा बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2, अगर बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो रहा है इसका मतलब ये पैसा रियलाइज्ड इन कैश है, ठीक है, ये समझ में आता है। फिर रियलाइज्ड इन कैश कौन सा नहीं है वो कैसे समझोगे, जैसे देखो मान लो कि कंपनी ने शेयर इशू किया है, ठीक है, यहाँ पर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है शेयर का 10, ठीक है, इशू प्राइस है ₹12, ठीक है, और कंपनी ने क्या परचेज किया है, कंपनी ने ये एक शेयर इशू करके एसेट परचेज किया है, एसेट परचेज किया है 12 रुपीज का, ठीक है, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी ने एसेट खरीदने के बदले शेयर इशू किया है, तो एंट्री क्या होगा, अगर कंपनी ने एसेट खरीदने के बदले शेयर इशू किया है, ऐसा होता है कि कंपनी पैसा नहीं देके शेयर दे रही है क्रेडिटर को, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा इसका, बोलो, एसेट परचेस ऑन बिहाफ ऑफ शेयर, क्या एंट्री होगा, मैम एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, फिर बताओ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ठीक हो रहा है, वैल्यू लिखने से ही पता चलेगा, एसेट अकाउंट डेबिट कितने से करना पड़ेगा, 12 से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी अभी मैंने बताया हमेशा नॉमिनल 10 रुपीज,
तो बाकी टू टू क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम टू रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब अगर इस एंट्री को स्प्लिट करते हो तो ये कैसे होगा? एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब ये तो कंबाइंड एंट्री है, इसको अगर दो तरीके से मतलब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा? एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और एसेट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा? एसेट अकाउंट डेबिट 12 रुपीज से होगा, सॉरी, एसेट अकाउंट डेबिट 10 और इक्विटी शेयर कैपिटल 10, एसेट अकाउंट डेबिट 2 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। तो क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज्ड हुआ? क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज नहीं हुआ? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट तो हुआ है लेकिन बिहाफ ऑफ एसेट। लेकिन अगर इसको स्प्लिट करते, देखो इसको इस तरह से हम लोग, तो ये तो कंबाइंड एंट्री लिखे है ना, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे होता? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 10-10। फिर क्या होगा? बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हुआ? 2-2। तो ये रियलाइज्ड इन कैश हुआ कि नहीं? ये कैश में आ रहा है, बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुम लोग को समझना पड़ेगा ना खुद को देख के, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि कैसे करके समझ सकते हो। बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी ये पैसा हम लोग का कैश में रियलाइज्ड हुआ, लेकिन ये वाला हमारा कैश में रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। जैसे शेयर इशू हो रहा है बट कैश नहीं आ रहा है, फ्री में कर रहे हैं, वैसे ही शेयर इशू हुआ है, प्रीमियम पे ही इशू हुआ है बट कोई पैसा नहीं आया है, उसके बदले हम लोगों ने एसेट खरीदा है। तो ये हो गया नॉट रियलाइज्ड इन कैश, ये हो जाता है नॉट रियलाइज्ड इन कैश। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को बोनस इशू के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स ये है, ये रूल्स है, रूल्स तो याद रखना पड़ेगा। रूल्स ये है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश जो है उसी को यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है। और कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। सीआरआर बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बोनस इशू करने के लिए। ये क्यों कर सकते हैं? वैसे तो लिखा था फ्री रिजर्व, ठीक है, फ्री रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो कि फ्री रिजर्व नहीं होता है, अगर फ्री होता तो ये पर लिखते सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फ्री रिजर्व नहीं। फ्री रिजर्व मतलब इस तरीके का रिजर्व जो जिससे डिविडेंड बांट सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश होगा तभी। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्रिएट कैसे होता है? ये क्रिएटेड है, क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। एक्चुअली जो सीआरआर बनता है ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो क्रिएट होता है वो फ्री रिजर्व से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि फ्री रिजर्व से क्रिएट किया जाता है, ये कब क्रिएट किया जाता है? जब तुम लोग बाईबैक पढ़ोगे तब देखोगे, जब कंपनी बाईबैक करती है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है, तो इस तरह के केस में कंपनी का वो भी रूल्स है, क्योंकि लॉ और अकाउंट्स तो मिक्सअप है ना, लॉ फॉलो करके तो अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वहां पर जो सीआरआर क्रिएट होता है वही वाला है, ठीक है। तो सीआरआर का मतलब अगर वो नहीं पता है किसी को तो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जो कैपिटल को रिडीम करने के लिए, मतलब कैपिटल पर्पस पे यूज होगा, कैपिटल के पर्पस पे यूज होगा, ठीक है। तो ये फ्री रिजर्व से बनाया जाता है। जैसे जनरल रिजर्व कहाँ से बनता है? बिजनेस के प्रॉफिट से। उसी तरह से ये फ्री रिजर्व से क्या बनता है? सीआरआर बनता है, ठीक है। इस वजह से इसको यूज करने का परमिशन दिया गया है। बाकी जो रूल्स है वो बता रहे हैं, रूल्स इस तरह से है, तो हम लोग ये सारा चीज यूज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होगा फॉर बोनस इशू। जर्नल एंट्रीज फॉर बोनस इशू, ठीक है। पहला एंट्री हो जाएगा, पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग अपने रिजर्व को क्या कर रहे हैं, रिजर्व को हम लोग अपना जो है यूज कर रहे हैं किस लिए? बोनस इशू करने के लिए। तो एंट्री इस तरह से होगा। पहले कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? प्रेफरेंस के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले यूज करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसका लॉजिक भी बता रहा है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट एंट्री इस तरह से ही होगा। फिर होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व
डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये क्या किया, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब ये हम लोगों ने ड्यू एंट्री किया। ठीक है, बी बोनस पेबल। ठीक है, बोनस पे करना पड़ेगा, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर जैसे हम लोग टू क्रेडिटर करते हैं ना, तो वैसे ही हो गया टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू किया किस वजह से, बोनस पे करने के लिए। ठीक है, अब प्रेफरेंस देखो, पहले यही लिखना पड़ेगा, अब यही मतलब इसका यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि अगर हम लोगों के पास बैलेंस शीट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अवेलेबल है तो बोनस इशू करने के लिए पहले सीआरआर का यूज करना है। अगर वो एनफ नहीं होता है तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे सेकंड। अगर वो भी एनफ नहीं होता है तब जाके हम लोग फ्री रिजर्व को यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस के हिसाब से देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। अब सीआरआर को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया गया, बताओ, क्या सीआरआर रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है कि फ्री रिजर्व है, मुझे ये बताओ। सीआरआर रेस्ट्रिक्टेड होगा कि फ्री होगा, अगर फ्री होता तो फ्री के अंडर में ही ना लिख देते हम, ये फ्री रिजर्व नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पर्पस पे ही ये यूज होगा, कैपिटल से रिलेटेड जो भी कार्ड होगा उस पे ये सीआरआर को यूज किया जाता है। सीआरआर नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू के लिए यूज होता है, क्योंकि रिजर्व को ट्रांसफर करें कैपिटल में। ठीक है, तो सीआरआर होता है रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व होता है। ठीक है, अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, देखो, सबसे पहले ये इसीलिए यूज किया जाता है, इसका लॉजिक ये है कि इसको हम लोग बाकी कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू के लिए ही यूज कर सकते। अगर हम लोग के पास सीआरआर अवेलेबल है तो सीआरआर का यूज ओनली बोनस इशू के लिए ही हो सकता है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा वाला है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है रियलाइज्ड इन कैश। तो रियलाइज्ड इन कैश वाला जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिर्फ वही वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्री रिजर्व तो बाकी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो जो रेस्ट्रिक्टेड है उससे पहले यूज करो। जैसे मान लो तुम लोगों के पास एक जो है खराब नोट है 10 रुपए का और एक अच्छा नोट भी है। ठीक है, तो अच्छा नोट तो कहीं पर भी चलेगा, लेकिन खराब नोट हर जगह पे नहीं चलेगा, तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो तुम लोग क्या चाहोगे कि वो नोट जितना जल्दी जो हम लोग किसी को दे सके। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहे कि किसी को चिपका दो, हम ये नहीं बोलना चाह रहे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो ज्यादा यूज करोगे तो और भी खराब हो जाएगा, थोड़ा बहुत खराब है तो चलता है, सभी सभी को देते हैं। ठीक है, बहुत खराब हो जाते हैं तो बैंक पे जाके देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को चिपकाना पड़ेगा, हम लोग चाहे तो उसको बैंक में भी दे सकते हैं, हाँ थोड़ा पैसा कट हो जाता है वो बात अलग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा नोट है वो कहीं पर भी चलेगा तो उसको हम लोग संभाल के रखेंगे, जो जो ज्यादा पुराना हो गया उसको पहले यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। उसी तरह से अगर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि इसको हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते लेकिन बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हैं, तो अगर बोनस इशू कर रहे हो तो यूज करो, तो पहले इसको यूज करो, इसको मत करो, इसको रख दो, ये हर जगह पे यूज होगा। ठीक है, जो हर जगह पे यूज होगा उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे ना, ये कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है रियलाइज्ड इन कैश, ये वाला भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसको हम लोग सेकंड प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद भी अगर हमारे पास उतना अवेलेबल रिजर्व शॉर्टेज हो रहा है शेयर होल्डर को पे करने के लिए, तब हम लोग फ्री रिजर्व को यूज करेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है, हर जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, तो इसको पहले यूज करो, आफ्टर दैट ये, उसके बाद ये वाला। तो ये सीक्वेंस में हमें चलना पड़ेगा। अब डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में क्या, अगर क्वेश्चन में ये दो रिजर्व नहीं है तो फ्री रिजर्व ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री होगा, अब हम लोग पे करेंगे, तो बोनस, जैसे क्रेडिटर को क्रेडिट किया तो डेबिट करेंगे, वैसे ही बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बोनस। जैसे क्रेडिटर को पे करते हैं तो क्रेडिटर टू बैंक या कैश करते हैं, तो यहाँ तो पैसा नहीं दे रहे, क्या दे रहे, शेयर दे रहे, तो क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। अब इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग बोनस शेयर प्रोवाइडेड। ठीक है, बोनस शेयर या फिर इशूड लिख सकते हो, बीइंग बोनस शेयर इशूड। ये पेबल था, मतलब पे करना था, अब पे कर दिए। ठीक है, तो बीइंग बोनस शेयर इशूड, ये एंट्री हो जाएगा।
और जैसे कि मैंने बोला था एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी था ना, अगर शेयर होल्डर फुल्ली पेड नहीं होंगे तो बोनस उनको नहीं देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा शेयर पार्टली पेड है तो हम लोग पहले उसे फुल्ली पेड करेंगे, यानी थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स आर पार्टली पेड, partly paid up, then first make them fully paid up before passing the above journal entries। ठीक है, तो ये एंट्रीज जो भी हम लोगों ने लिखा है ये फुल्ली पेड अप शेयर के लिए होगा। अगर फुल्ली पेड अप है तो हम लोग बोनस इशू कर सकते हैं, अगर हम लोग बोनस इशू करने के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो। लेकिन अगर हम लोग का शेयर पार्टली पेड है तो हम लोग बोनस इशू नहीं कर पाएंगे, मतलब ये एंट्री पहले नहीं दे पाएंगे। पहले पार्टली पेड को हमें फुल्ली पेड करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ये एंट्री दे पाएंगे। तो उसका एंट्री कैसे होगा, फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड करने का जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज और इशू प्राइस भी है 10 रुपीज, और कंपनी ने कॉल्ड अप कर रखा है 6 रुपीज। ठीक है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगा, अगर कंपनी को 6 रुपीज है मतलब पार्टली पेड है, कॉल्ड अप 6 मतलब पार्टली पेड है, और कितना कंपनी कलेक्ट कर सकता है 4 रुपीज, क्योंकि टोटल 10 पे इशू किया था, तो 4 रुपीज और कॉल कर सकता है। तो एंट्री क्या होता है, पहले कॉल किया जाएगा। अब कॉल कहाँ पर हो रहा है, अब ये देखना पड़ेगा कहाँ पर ये पैसा बाकी है। जैसे कंपनी अपना कैसे पैसा मांगती है, पैसे पहले एप्लीकेशन, ठीक है, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, ठीक है, फिर जो है फाइनल कॉल, इस तरह का नाम होता है। तो नॉर्मली एप्लीकेशन पेड होता है। अब बाकी कहाँ रहता है, अलॉटमेंट में रह सकता है, फर्स्ट कॉल में, सेकेंड कॉल में, फाइनल कॉल में। ठीक है, वो क्वेश्चन बता देगा। मान लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग का कॉल, सिर्फ कॉल ले लेते हैं, कॉल में बाकी है, तो पहले ड्यू एंट्री किया जाता है। क्या एंट्री होगा, पहले ये वाला एंट्री करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कॉल करेंगे, 4 रुपीज। टू क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे क्रेडिटर बनाया था बोनस इशू करने के लिए, वैसे अगर शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे तो उनको डेटर बनाएंगे। किस चीज का पैसा मांग रहे हैं, कॉल मनी मांग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया 4 रुपीज। ठीक है, अच्छा, अब जब पैसा मिलेगा, ये तो ड्यू एंट्री हुआ, बीइंग कॉल मनी ड्यू। अब जब रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जब रिसीव होगा कितना मिलेगा, 4 रुपीज। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कॉल, टू इक्विटी शेयर कॉल कितना हो जाएगा, 4 रुपीज, बीइंग कॉल मनी रिसीव, बीइंग कॉल मनी रिसीव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, इक्विटी शेयर कॉल और इक्विटी शेयर कॉल कैंसिल हो गया, क्या हुआ, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब वही शेयर कैपिटल के थ्रू से पैसा आ गया। तो अब ये बन गया फुल्ली पेड अप शेयर। ठीक है, 6 रुपीज इस पे था, 4 रुपीज आ गया, ये फुल्ली पेड अप हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग ये एंट्री दो पास कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एंट्री को अलग से मतलब नहीं दिखाया, इसको मैंने इसके साथ ही दिखा दिया, मतलब इस एग्जाम्पल के साथ ही दिखा दिया। अगर पार्टली पेड है तो फुल्ली पेड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये ड्यू एंट्री करेंगे, मतलब बोनस पेबल का, फिर बोनस पेड का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते थे, देखो
एग्जाम्पल 1 से करते हैं हम पीडीएफ जिनका नहीं है हम शेयर कर देंगे, ठीक है, अभी कर लो, हम शेयर कर देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, अल्फा कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 2:3, दैट इज 2 shares for every 3 shares held. Shareholder X has 6,000 shares before commencement of bonus issue. How much share would he have आफ्टर बोनस इशू? बोनस इशू के बाद इनके पास कितना शेयर्स होगा ये पूछा गया है। तो तुम लोग बोलोगे कितना होगा, बता सकते हो? बता सकते हो, मैंने तो बता दिया था कैसे कैलकुलेट करना है, रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग देखो ट्राई करके हो रहा है कि नहीं। अल्फा कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया है, ठीक है, शेयर होल्डर को 2:3, रेशियो क्या है ये देखो, रेशियो है 2:3, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ओल्ड, ये न्यू शेयर, ठीक है, ये ओल्ड शेयर, ये न्यू शेयर। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि इसका मतलब भी बता दिया, वैसे क्वेश्चन में नहीं बताता है नॉर्मली, ये एक एग्जांपल के तरह दे रखा है इसीलिए बता दिया है। मतलब 2 shares for 3 held, अगर 3 ओल्ड शेयर है तो नए 2 shares मिल सकते हैं एज ए बोनस। शेयर होल्डर एक्स के पास 6,000 शेयर्स है, ये मान लो है शेयर होल्डर एक्स, इनके पास, इनके हाथ में 6,000 शेयर्स है, ठीक है, 6,000 शेयर्स है बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस, मतलब ओल्ड शेयर्स, ठीक है, ओल्ड शेयर। हाँ बोलो कितना? 4,000। 4,000, अच्छा हाँ, कैलकुलेट करने से जितना आएगा देखो, हाँ 4,000 ही होगा, ठीक है, 4,000 बोनस शेयर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर क्या बोल रहा है, हाउ मच शेयर वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू, लेकिन क्वेश्चन पूछा है बोनस इशू के बाद, बोनस इशू के बाद इनके पास कितना शेयर होगा, तो वो आंसर हमें देना है। बोनस शेयर 4,000 होगा, क्वेश्चन पूछा है 10,000। 10,000, ठीक है, मतलब हमें वो वाला आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ बोनस शेयर ऑफ मिस्टर एक्स कितना हो जाएगा, 3 ओल्ड शेयर है तो नए 2 शेयर्स मिल सकते हैं, 1 ओल्ड शेयर है तो 2/3 मिल सकते हैं। तो अगर 6,000 ओल्ड शेयर्स है तो 2/3 इंटू 6,000, यानी ये हो गया 4,000, ठीक है, टोटल 4,000 बोनस शेयर मिलेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आंसर की टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्स हैज आफ्टर बोनस इशू, एग्जिस्टिंग 6,000 था और भी 4,000 मिल गया, यानी हो जाएगा 10,000, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 1 कर सकते हैं, ठीक है, इलास्ट्रेशन 1। यहाँ पर क्या बोला है देखो, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है ऑफ भारत लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी का भी ना एक रूल्स होता है कि लिस्टेड कंपनी का मतलब कुछ रूल्स है सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज के लिए, ठीक है, अभी उसका जरूरी नहीं है, अब ये क्वेश्चन अभी फिलहाल हम लोग कर सकते हैं, बाद में बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2001, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each, इनके पास क्या है 40,000 इक्विटी शेयर्स है 100 each, यानी 4 लाख, 40,000 इंटू 10 4 लाख। सीआरआर है देखो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है 30,000, जनरल रिजर्व है 1,05,000, यानी ये फ्री रिजर्व, ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड। सरप्लस मतलब जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, और सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा कुछ है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सरप्लस मतलब पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, सरप्लस मतलब पीएल का क्रेडिट बैलेंस है 50,000। कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर, कंपनी चाहती है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस इशू करेगी, मतलब 40,000 शेयर्स होल्डर को एट ए रेट ऑफ 1 shares for every 4 shares held, and for this purpose it decided that there should be the minimum reduction in free reserve। फ्री रिजर्व जितना कम यूज करना चाहे वो ऐसा सोच रही है कंपनी। क्यों सोचना भी उनका सही है, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला सीआरआर वगैरह बोनस पे ही काम आ सकता है, बोनस इशू कर रहे हो तो यूज कर लो,
ठीक है, बाकी कहीं पर तो काम नहीं आएगा, फ्री रिजर्व हर जगह काम आएगा, तो फ्री रिजर्व जितना कम यूज करोगे उतना अच्छा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फ्री रिजर्व मिनिमम रिडक्शन करना चाहते हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितना हमें बोनस इशू करना पड़ेगा। तो तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना बोनस इशू करना पड़ेगा कंपनी को, मतलब नंबर ऑफ 10,000। बोनस। अच्छा, अगर 10,000 होगा तो हमें 10,000 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कितने सारे बोनस इशू करने पड़ेंगे, हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखो यहाँ पर कंपनी के पास क्या बोला है कि 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 होल्ड, ठीक है, हेल्ड। तो 4 अगर ओल्ड शेयर्स है तो नए एक बोनस शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ओल्ड एक भी शेयर है तो 1/4 मिलेगा, मतलब यूनिटरी मेथड। वैसे 1 के लिए तो हो नहीं सकता है, क्योंकि शेयर थोड़ी ना जो है आधा अधूरा करके दे देगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 40,000 के लिए कितना हो जाएगा, 40,000 1/4 इंटू 40,000। तो 40,000 अगर ओल्ड शेयर्स है तो कंपनी को टोटल 10,000 बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। तो कितने रिजर्व सरप्लस को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब ये तो हो गया नंबर ऑफ बोनस शेयर। मुझे ये बताओ कि वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कितना रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये बता सकते हो? मैम 1 लाख। 1 लाख, क्योंकि शेयर का वैल्यू कितना रखेंगे। देखो अब क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग पुराने वाले वैल्यू को ही मानेंगे। तो 10,000 बोनस शेयर इशू होगा, ये तो नंबर ऑफ बोनस शेयर है, एंट्री नंबर से थोड़ी होता है। जर्नल एंट्री तभी होता है जब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है। तो फिर यहाँ पर इंटू 10 करने पे 1 लाख का बोनस शेयर इशू होगा, मतलब कितना रिजर्व कैपिटलाइज होगा, 1 लाख रिजर्व कैपिटलाइज होगा। तो अब बताओ सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन। हाँ, सीआरआर पूरा यूज कर लेंगे, क्योंकि चाहिए 1 लाख, हमारे पास है 55,000। नेक्स्ट क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टेड इन कैश है। ये सब चीज तुम लोग को देख लेना है। तो 30,000। अच्छा, क्या और भी चाहिए हमें? जनरल रिजर्व तक मैं 15,000 ये दो। हाँ, तो रिजर्व सरप्लस से हमें 15,000 लेना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व सरप्लस से हम लोग 15,000 ले लेंगे, तब जाके हमारा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब यही वाला जर्नल एंट्री हमें पास करना है, बस और कुछ नहीं। Illustration 1. Journal entries in the books of Bharat Limited. Particulars. डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, कैपिटल मतलब सीआरआर, तुम लोग पूरा लिखोगे जिनको लिखना होता है, ठीक है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 30,000। जनरल रिजर्व डेबिट 15,000 टू बोनस, पहले ड्यू एंट्री होता है, ठीक है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहां पर अगर कैपिटल लिखोगे गलत हो जाएगा, कैपिटल नहीं होता है, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट हो रहा है कि हम लोग इनको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर ही लिखना है, नॉट कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1 लाख। अच्छा, फिर सेकेंड यहाँ पर नैरेशन देना पड़ेगा, नैरेशन हो जाएगा बीइंग इशू of 1 share for 4 sharehold by utilizing reserve as per board's रिजोल्यूशन। ये कंपनी अकाउंट्स में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड रिजोल्यूशन के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन जब लिया गया था, डेटेड, ठीक है, ये एक मैंने लिखवा दिया, बार बार ये और नहीं लिखेंगे, ये तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकेंड बोनस अब पे करेंगे, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
1 लाख। 2 इक्विटी शेयर, अब कैपिटल लिखना है, अब कैपिटल लिखना है, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। बीइंग बोनस इशू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। और इसका वर्किंग नोट भी बना देते हैं नीचे। वर्किंग नोट मतलब कितना बोनस शेयर इशू होगा, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड 40,000 इंटू 1/4 यानी 10,000। और वैल्यू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, 10,000 इंटू ₹10 यानी 1 लाख। ये वाला हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, A limited company with the subscribed capital of 5 lakh। subscribed capital मतलब जितना कैपिटल लोगों ने, जितना शेयर सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, तो उससे 5 लाख कैपिटल है, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। और ये 5 लाख कैपिटल कैसे बना था, 50,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था, एक एक शेयर 10 रुपीज का था, तो कंपनी के पास 5 लाख आया था। कॉल्ड अप कैपिटल है 7.50 पर शेयर। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी ने जितना कॉल्ड किया है। तो बताओ क्या ये फुल्ली पेड कॉल्ड अप है कि पार्टली कॉल्ड अप है, ये बताओ। अगर 10 रुपए का एक पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली कॉल्ड अप है, कितना और कॉल करना पड़ेगा अगर फुल्ली पेड अप बनाना है, तो कितना कॉल्ड अप करना पड़ेगा एक एक शेयर? 2.5 रुपये पर शेयर। हाँ 2.5, 2.5 रुपए कॉल करना पड़ेगा। ए बोनस ऑफ 1 रुपीज, देखो ये रुपीज बताया है, बोनस ऑफ रुपीज 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप। बोल रहा है कि बोनस डिक्लेयर कर दिया गया है, बोनस का वैल्यू बता दिया है। ये कौन सा अमाउंट हो गया जो तुम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, ये वाला 1 लाख, ये बता दिया है कि बोनस का वैल्यू कितना है, 1,25,000 है, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। और उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन देखो पढ़ के समझना पड़ेगा, रिजर्व वगैरह क्या अवेलेबल है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व से ये पे कर देंगे। अच्छा, टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें ये जो इक्विटी, ये जो, अच्छा यहाँ पर ना ये अलग पॉइंट है एक्चुअली। यहाँ पर हमें जनरल रिजर्व को यूज करना है 1,25,000 का, इसे हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा ये ना बाद में करेंगे, ये अलग, सॉरी ये वाला मैंने देखा नहीं था, ये अलग कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो इसको फुल्ली पेड अप बनाएंगे ना, उसका अलग कंसेप्ट है। फुल्ली पेड अप के लिए हम लोग कॉल नहीं करेंगे यहाँ पर 1,25,000, ये मैंने बताया नहीं, तो आज ये वाला डिस्कस नहीं करते, ठीक है, ये वाला नहीं, हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं करके हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चला गया, ये रहा, ठीक है, ये वाला आज के टॉपिक को रिलेट करेगा। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। क्या बोला है, देखो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड कैपिटल है 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। इनके पास इतना ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि इतने सारे प्रेफरेंस शेयर ये इशू कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे कम कर सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर ये इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखो इशू कर रखा है प्रेफरेंस शेयर 10,000 में से 8,000 कर रखा है, मतलब अभी भी 2,000 कर सकते हैं अगर फ्यूचर में करना चाहे। और 1 लाख में से 90,000 इशू कर रखा है, यानी फ्यूचर में चाहे तो अभी भी 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज वाला था, 10 रुपीज फुल्ली पेड अप है, ठीक है। और इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाला था, 10 में ही इशू हुआ है, लेकिन 8 पेड अप है, मतलब ये पार्टली पेड अप है, ठीक है। इस पे 2 रुपीज हम लोग कॉल करेंगे अगर बोनस इशू करना है तो। आगे पढ़ते हैं, रिजर्व सरप्लस क्या क्या है, देखो जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। फिर यहाँ पर बोला है सिक्योर्ड लोन, देखो क्या बोला है, सिक्योर्ड लोन है 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला है,
On 1st April 2001, the company has made final call of 2 each on 90,000 equity share. देखो 2 करके ही कॉल करना था, 8 पेड अप था, तो 2 जो है 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉल्ड अप हो जाएगा, इतना कॉल करना पड़ेगा, 90,000 इक्विटी शेयर पे ही कॉल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बोल दिया है कॉल किया गया है, वो क्वेश्चन अलग था, नेक्स्ट दिन जब करोगे तब डिफरेंस बताएंगे। यहाँ पर बोला है कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल, कंपनी ने 2 रुपीज का कॉल किया है। The call money was received by 20th April. Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares. ठीक है, 1 shares for every 4 शेयर्स। इस लैंग्वेज का मतलब हो गया कि अगर किसी के पास पहले से 4 शेयर्स है ओल्ड, तो उसे नए एक जो है बोनस शेयर मिल जाएगा। ठीक है, 4 के बदले। So necessary entries in the books of the company and prepare the extract of the balance sheet immediately after the bonus issue, assuming that हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके दिखाना है यहाँ पर, और बोल रहा है कि assuming that company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital। इसके साथ साथ बोला है कंपनी ने necessary resolution भी पास किया है उसके जनरल मीटिंग में, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल, ताकि ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज किया जाए। अब ये भी बताएंगे क्यों कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज किया है। ठीक है, ये भी देखेंगे हम लोग। पहले एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, पहले देखते हैं कि कितना सारा बोनस शेयर इशू होगा, फिर हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 सबसे पहले यहाँ पर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ in the books of Solid Limited particulars। क्या देखते बच्चे ना मैं स्क्रीन देखते ना सुन, ओ स्क्रीन बंद है এবারে हाँ और देखा डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अच्छा पहले ये डिसाइड कर लो कि कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करके देखते कितना सारा हो जाएगा। यहाँ पर इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 4 के बदले 1। तो बताओ कितना सारा बोनस शेयर कंपनी को इशू करना पड़ेगा, ये बताओ। ये पूरा क्वेश्चन तो दिख रहा है, मुझे ये बताओ। और यहाँ पर लैंग्वेज में बता दिया है कि फॉर एवरी 22,500 22,500। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। 4 के बदले ये हो गया 90,000 पे होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाई 4 22,500। अगर कोई 1 लाख ले लोगे तो गलत हो जाएगा, ये होता है लिमिट। ठीक है, प्रेफरेंस का तो यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, इसको छोड़ो। ये तो इस पे तो बोनस नहीं जाएगा, तो इसका काउंटिंग छोड़ो अभी फिलहाल। 90,000 पे देखेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने हैं, 90,000 है। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 90,000 है। भले ही लिमिट हमारा 1 लाख है, लेकिन 1 लाख शेयर तो इशू किया नहीं है, तो हमारा इशूड शेयर कितना है, 90,000। तो बोनस उन्हीं को मिलेगा जिन जो एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग ये है, बाकी 10,000 का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो सिर्फ रिटर्न में है कि और 10,000 इशू कर सकते हैं, अभी तक किया ही नहीं है, तो 90,000 पे होगा बोनस इशू। ठीक है, तो 22,500 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टली पेड अप बोनस को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने तुम लोग को लिखवाया भी था, देख सकते हो, जैसे मैंने तुम लोग को लिखवाया भी था कि अगर हम मैम स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रुको एक मिनट, मुझे भी अब देखो तो ये बंद हो जा रहा है अपने आप, पता है? अब देखो, यस मैम आ गया। अच्छा पता नहीं कैसे बंद हो जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग फुल्ली पेड अप कर लेते हैं शेयर को। तो फुल्ली पेड अप के लिए क्या एंट्री करेंगे, क्या कॉल किया जाएगा। देखो मैंने बताया था, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, फाइनल कॉल किया जा रहा है। तो क्या एंट्री होगा यहाँ पर, डेट अप्रैल 1। ठीक है, ये देखो अप्रैल 1 में फाइनल कॉल किया गया और पैसा रिसीव हुआ है 20th अप्रैल को। तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल होगा।
फाइनल कॉल का पैसा कितना मिलेगा 90,000, यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। 90,000 पे कितना करके मिलेगा 2 रुपीज करके, तो 90,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1,80,000। ये ड्यू एंट्री हो गया कि हमें 1,80,000 मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसका हो जाएगा बीइंग फाइनल कॉल मेड। ठीक है, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन ये सब भी लिख सकते हो, अभी हम नहीं लिख रहे, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया बीइंग फाइनल कॉल ऑफ ₹2 मेड। ठीक है, अब ये पैसा रिसीव हुआ है 20 अप्रैल को, क्वेश्चन हमें बता दिया है तो हम लोग उसी हिसाब से डेट को यूज करेंगे। तो अप्रैल 20 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। $1,80,000। अच्छा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग जो है कैपिटलाइज करेंगे रिजर्व का। ठीक है, अब अगर हम लोग बोनस इशू कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि कितना कैपिटलाइज वैल्यू हो रहा है बोनस का। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। वर्किंग नोट हमारा इसमें एंट्री हो जाएगा, ये नीचे बना लेते वर्किंग नोट, इस पेज में एकदम एंड में बना देते वर्किंग नोट। नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू 1/4 इंटू 90,000 हो रहा है। ठीक है, मैंने यूनिटरी मेथड समझा दिया कैसे होगा। 22,500 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बोनस इशू, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हो जाएगा 22,500। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि बोनस शेयर का अलग से कोई रेट वगैरह कुछ नहीं बताया, तो फिर कितना होगा जितना पे था 10 था तो 10 ही होगा, तो इंटू 10 ₹10 करके, यानी 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बोनस इशू हो गया। अब हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ पर रेडी कर सकते हैं कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कौन सा रिजर्व को यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग अगर हमारे पास सीआरआर है उसे यूज करेंगे। चेक करते सीआरआर नहीं है। सेकेंड होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, है कैश में ही है तो ये पूरा यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो गया हम लोग का 20,000। अच्छा, नेक्स्ट क्या यूज करेंगे बताओ, नेक्स्ट क्या यूज करना चाहिए। यहाँ पर सीआरआर नहीं था तो सेकंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट हम लोग जनरल रिजर्व यूज करेंगे। क्या रिवॉल्यूशन रिजर्व यूज होगा कभी बताओ, क्या ये रिजर्व कभी भी यूज होगा? नो मैम। नहीं, रिवॉल्यूशन रिजर्व हमारा इस पर्पस में यूज नहीं होगा। जनरल रिजर्व यूज करेंगे यानी कि फ्री रिजर्व, उसके बाद पीएल का यूज करेंगे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना है 1,60,000, पूरा यूज करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व हो गया। अब पीएल में है 2,05,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें से भी कितना यूज करना पड़ेगा चेक करके देखो। 1,80,000 हो रहा है, हमें चाहिए कितना 2,25,000। 2,25,000 माइनस 1,80,000 कितना होता है 180 हो गया ना। हाँ 45, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। फिर क्या लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट या फिर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,25,000 बीइंग बोनस डिक्लेयर या फिर पेएबल भी लिख सकते हो टू शेयर होल्डर फॉर 1 फॉर एवरी 4 शेयर होल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हम लोग का बोनस का
ड्यू एंट्री। अब हम लोग बोनस इशू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, बोनस, ये रिवर्स हो जाएगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000, 2,25,000 being कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि बोनस इशू। ठीक है, तो एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना बैलेंस शीट। देखो यहाँ पर बोला था बैलेंस शीट बनाने के लिए, और बोला था कि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाओ। एक्सट्रैक्ट क्यों बोला था, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो लायबिलिटी साइड का है। ठीक है, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल देख लो, इशूड एंड शेयर सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन। तो सिर्फ लायबिलिटी से क्या पूरा बैलेंस शीट बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। तो इसीलिए एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट as at 30th April 2001 after बोनस इशू। ठीक है, बोनस इशू करने के बाद का बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अभी हम लोग टी शेप में नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी का अकाउंट्स जो है वो टी शेप में नहीं होता है। पर्टिकुलर, नोट्स और एवो। अच्छा, तो इसका देखो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेट अगर तुम लोग को याद नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मली 12 में तुम लोग सभी ने यही फॉर्मेट किया। टी शेप वाला फॉर्मेट तो काफी पहले बंद हो गया। टी शेप वाला फॉर्मेट कॉलेज में भी किया होगा, अगर स्कूल में नहीं किया है तो कॉलेज में तो जरूर किया होगा। तो देखो टी शेप वाले फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा जाता है इक्विटी, सॉरी टी शेप बोल रही है, ये वाले फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मेट है। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स फंड। और इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये बेसिक सा फॉर्मेट है। ठीक है, ये होता ही है फॉलो। देखो ये जो है ना, ये मतलब जो शेड्यूल के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं बनाया गया, नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिया गया है। हमें इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। क्या इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं आता? शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, लेकिन अभी हमें उसका जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, शेयर कैपिटल का और रिजर्व सरप्लस का। ठीक है, तो मैंने वही लिखा, शेयर कैपिटल का नोट 1 बनाएंगे, रिजर्व सरप्लस का नोट 2 बनाएंगे। ठीक है, और ये नोट्स कोई रफ वर्क नहीं है, जैसे मैंने ये रफ वर्क किया, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, लेकिन ये जो नोट्स बनेगा अभी, ठीक है, ये जो नोट्स अभी हम लोग बनाएंगे ये हमारे सोल्यूशन का ही पार्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पर डिटेल्स लिखेंगे और जो ओवरऑल आंसर होगा वो यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, किसका नोट्स बनेगा? शेयर कैपिटल, और नोट नंबर कितना है? 1 है। ठीक है, शेयर कैपिटल नोट नंबर है 1। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग, शेयर कैपिटल हमारे पास 2 तरह का है, एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस। सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का डिटेल्स लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, मतलब हम लोग मार्केट से शेयर इशू करके कितना जो है पैसा रिकवर करना चाहते हैं, उसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब उसमें से जितना इशू करते हैं उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। अब जितना इशू किए जरूरी नहीं कि उतना ही सब्सक्राइब हो गया, अगर वो जितना सब्सक्राइब होता है उसे हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, और हो सकता है जितना इशू किए उतना ही सब्सक्राइब हुआ। देखो यहाँ पर इशूड एंड सब्सक्राइब है ना, मतलब जितना इतना
इशू किए थे इतना ही सब्सक्राइब हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, इसे बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितना इशू किया उतना ही सब्सक्राइब हुआ। अगर मान लो इशू किया था 10,000 शेयर्स और सब्सक्राइब हुआ है 8,000, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसको जैसे मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है जैसे, और ये 8,000 पे 8,000 ही हुआ तो इसे हम लोग बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। और ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्राइब, और एक ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये है हम लोग का फुल्ली सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब्ड और इशूड बराबर है, यानी फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, और सब्सक्राइब कैपिटल है हम लोग का 80,000 और ये है मतलब प्रेफरेंस का, और ये 90,000 करके ये है इक्विटी शेयर का। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला था, देखो कंपनी को रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ा है अपने जनरल मीटिंग में ताकि वो ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर पाए। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि कंपनी ने 1 लाख में से 90,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिया था। तो बताओ कंपनी के पास और कितना शेयर था जो कंपनी इशू कर सकती? कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स था, कंपनी ने अगर 90,000 शेयर्स इशू कर दिया था तो कंपनी के पास और 10,000 शेयर्स इशू करने का ही पॉसिबिलिटीज था, ठीक है। और कंपनी ने कितना ये इशू किया है? कंपनी ने इशू किया है बोनस शेयर 22,500, तो कंपनी का टोटल अभी शेयर कितना होगा? 22,500 प्लस 10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32,500, मतलब कंपनी का टोटल इशू कितना हो जाएगा, हम ये दिखा रहे हैं। देखो कंपनी का टोटल इशू कितना हो जाएगा, 90,000 कंपनी ने इशू कर दिया है, और अभी 90,000 के रेस्पेक्ट में और भी 22,500, हाँ 1,12,500। मुझे बताओ ये कंपनी का क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल। बताओ ये इशूड कैपिटल होगा कि नहीं? क्या ये इशूड कैपिटल होगा? ये बोनस के तौर पे ये पहले प्रीवियस जो इशूड था, तो टोटल इशूड कैपिटल इतना हो जाएगा। ये मेरा ऑथराइज्ड से ज्यादा दिख रहा है, क्या ये पॉसिबल है? अगर मेरा लिमिटेशन ही है कि हम 1 लाख शेयर इशू नहीं कर सकते, इसीलिए कंपनी को क्या करना पड़ा, अपना इस लिमिट को इंक्रीज करना पड़ा, जो कि कर सकता है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी देख रहा है मैंने 90,000 इशू कर रखा था, उसके बाद मैंने बोनस इशू कर डाला, तो मेरा टोटल इशूड कैपिटल ही बन जा रहा है 1,12,500, जबकि मेरा लिमिट तो 1 लाख है। तो मेरा लिमिट मुझे अप करना पड़ेगा, नहीं तो ये इलॉजिकल होगा, मतलब ऐसा बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते। तो मुझे ये बताओ कि कितना दिखाना चाहिए कंपनी को अपना ऑथराइज्ड कैपिटल? बोलो कंपनी को अपना ऑथराइज्ड कैपिटल फिर कितना दिखाना पड़ेगा? बोलो कितना दिखाना पड़ेगा? 1,12,500। कम से कम 1,12,500 से ज्यादा भी दिखा सकता है, बट हम लोग को क्या पता, अब 2 लाख भी दिखा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या हमारे पास अथॉरिटी है कि हम लोग 2 लाख लिख दें? नहीं, हमारे पास इतना अथॉरिटी है कि हम लोग 1,12,500 लिख सकते हैं। अब कंपनी 2 लाख भी कर सकती है अगर उसके क्राइटेरिया में आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे पास इसका अथॉरिटी नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें दिख रहा है कि हम लोग 1,12,500 लिख सकते हैं, जो कि वैलिड होगा, ठीक है। इसीलिए कंपनी को जनरल मीटिंग बुला के ऑथराइज्ड कैपिटल का लिमिटेशन बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये एक्सीड कर जा रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल से, नंबर ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल से नंबर ऑफ इशूड कैपिटल एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑथोरिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखा जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में हम लोग लिखते कितना हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 1,12,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इनटू करो 10 से कितना हो जाएगा 11,25,000, 11,25,000 ये अमाउंट कॉलम हो गया। 11,25,000 ये ऑथराइज्ड कैपिटल, इसे क्लोज कर देना चाहिए। क्यों? ऑथराइज्ड कैपिटल कभी भी किसी के साथ ऐड वैड नहीं होगा अमाउंट कॉलम में। ऑथराइज्ड कैपिटल एक लिमिटेशन बता रहा है कि ये कंपनी मार्केट से इतना शेयर इशू करके इतना पैसा रिकवर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑथराइज्ड के बाद आता है इशू, ठीक है। ऑथोरिटी पता कर लेते हैं, फिर इशू करना पड़ता है, तो इशूड कैपिटल आएगा। इशूड के बाद आता है सब्सक्राइब्ड, ठीक है। यहाँ पर एक ही है, इशूड जितना है उतना ही सब्सक्राइब्ड है। एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल।
इशूड कितना है, यही वाला है 1,12,500, जिसमें से 90,000 प्रीवियसली और बाकी 22,500 बोनस, तो 1,12,500 इक्विटी शेयर्स at the rate of 10 each, फुल्ली पेड अप कर दिया गया है, फुल्ली पेड अप, ठीक है। लेकिन एक रूल्स है, ठीक है, कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि अगर हम लोग अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसको अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अलग से दिखाना पड़ेगा, मतलब बोनस इशू को अलग से लिखना पड़ेगा। तो इसमें से कितना बोनस इशू है उसे हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ एबव ये लिखना जरूरी होता है, आउट ऑफ एबव 22,500 इक्विटी शेयर of rupees 10 each, fully paid up, where fully paid up क्या, पेड अप तो क्या होगा, ये तो हम लोगों ने फ्री में इशू किया है। अच्छा ऐसे लिखो, आउट ऑफ अबव 22,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each वेयर इशूड बाय वे ऑफ बोनस, ठीक है, ये हमें बता देना पड़ेगा कि इसमें से बोनस इशू कितना है, ठीक है। तो टोटल इशूड कैपिटल कितना हुआ 1,12,500 इंटू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 11,25,000। तुम लोग एंट्री में भी देख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 हुआ, ठीक है, 1,80,000, फिर यहाँ पर देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000। तो कैसे देखोगे, ये देखो 1,80,000 हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हुआ है 2,25,000, तो टोटल करके देख सकते हो कितना होता है 1,80,000 प्लस 2,25,000, तो ये हो जाता है 4,05,000 प्लस इसमें ये जो था, ये जो वैल्यू था कितना था, ये 7,20,000, ठीक है। अब देखो 7,20,000 ये पहले से था, तो 7,20,000 ऐड कर दो, तो ये देखो 11,25,000, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कैसे 11,25,000 आया, तो इस तरह से टोटल करने से 11,25,000 दिखेगा, या फिर डायरेक्ट इंटू करने से तो वो तो दिख ही रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इंटू करने से ये वैल्यू आ गया, और ये इस तरह से आया है, एक बार में इशू नहीं हुआ है, पहले आया इतना 7,20,000, फिर पार्टली पेड अप था, फुल्ली पेड अप में 1,80,000 आया, उसके बाद बाकी अमाउंट जो है वो पैसा नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ा 22,500 पे पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन कैपिटल तो बढ़ेगा, भले ही बैंक डेबिट नहीं हुआ है लेकिन कैपिटल तो क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल का वैल्यू इतना दिखाएंगे। अच्छा अब ये हो गया इक्विटी का डिटेल्स, अब नेक्स्ट लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस का डिटेल्स तो यहाँ पर लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें भी लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 each, ठीक है। तो 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 each। अच्छा इसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, तो ये है 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर, 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, तो ये हो जाएगा 8,000 10 वाला यानी 80,000, ठीक है, ये हो गया 80,000। अच्छा ये ऑथराइज्ड भी हमें लिखना चाहिए था, ऑथराइज्ड हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये भी यहाँ पर एक बार क्लोज कर देते हैं क्योंकि डायरेक्ट टोटल तो हम लोग नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ अमाउंट का कॉलम और एक बना लेते हैं यहाँ पर, और एक अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑथराइज लिख दिया, और ये जो आ रहा है 1,12,500 इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं 11,25,000, ठीक है। और ये ऑथराइज्ड मैंने इनर कॉलम में लिखा, और ये 80,000 बाहर लिख देते हैं।
क्योंकि ये ऐड करना पड़ेगा ना, टोटल शेयर कैपिटल तो शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, ऑथराइज्ड तो किसी के साथ ऐड नहीं होता है। तो 11,25,000 प्लस 80, तो 12,05,000। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पर 12,05,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिजर्व सरप्लस। यहाँ पर नोट्स बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, अब देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, वैसे ही लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग का जनरल रिजर्व, तो लिख देते हैं जनरल रिजर्व 1,60,000। 1,60,000 है जनरल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं, लेस कर देते हैं यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। पूरा 1,60,000 ही यूटिलाइज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खाली हो गया। नेक्स्ट जनरल रिजर्व के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये एज इट इज है, इसमें से कुछ यूज नहीं हुआ है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व है यहाँ पर 35,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये भी यूटिलाइज फॉर बोनस हो गया है, यूटिलाइज फॉर बोनस इशू। कितना था? 20,000। कलेक्टेड इन कैश था, तभी इशू हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है। कलेक्टेड इन कैश। अच्छा, 20,000 का 20,000 ही यूज हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें है 2,05,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। अच्छा, कितना यूटिलाइज्ड हुआ है यहां से देखेंगे, 45,000 बाकी रह जाएगा। 2,05,000 माइनस 45,000, तो ये हो जाएगा 1,60,000। और तो कोई रिजर्व नहीं, अब रिजर्व का टोटल कर देंगे, 1,60,000 प्लस 35,000, तो ये हो जाएगा 1,95,000। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नोट्स 2 में 1,95,000। नेक्स्ट और क्या है, सिक्योर्ड लोन है 12%, डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन कैसे, तो मतलब इसको कैसे लिखा जाता है इस रिवाइज शेड्यूल के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म। पहले लिखना पड़ेगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके अंडर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि डिवेंचर नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब इसका नोट्स बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें लिखना पड़ेगा हमें सिक्योर्ड लोन 12%, डिवेंचर 100 ईच। सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लिख देते हैं। लोन मतलब ये तो बैंकिंग लोन नहीं है, डिवेंचर है, ये भी लोन होता है, पब्लिक से लिया गया लोन है। तो सिक्योर्ड है 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। अच्छा, 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख। अच्छा, इसमें तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये यहाँ पर ही क्लोज होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगा 5 लाख।
ठीक है, अब हम लोग इधर टोटल कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि एक्सट्रैक्ट है। अब करेंट लायबिलिटी भी तो हो सकता था, ठीक है हमारे पास नहीं है तो जितना अवेलेबल है उससे हम लोग टोटल कर देते, 1,95,000 प्लस 5 लाख प्लस 12 लाख 5,000, तो ये हो जाता है 19 लाख। ठीक है, 19 लाख हो जाएगा टोटल ऑफ एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, जो भी डिटेल्स था उसके हिसाब से 19 लाख हम लोग का आंसर आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया ना अभी, कि ये वाला एक बार बता देते क्या बोला है, देखो इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट द ऑथराइज्ड कैपिटल आफ्टर बोनस इशू शुड नॉट बी लेस देन द इशूड शेयर कैपिटल, जो मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकली समझाया कि ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख है, बोनस इशू के बाद 90,000 ऑलरेडी इशू प्लस 22,500 1,12,500 हो रहा है, बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल का लिमिट जो है इशूड से कम हो इन ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा अगर होता है द ऑथराइज्ड कैपिटल में आइदर बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ बोनस इशू, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल का वैल्यू हम लोग बोनस इशू से बढ़ा सकते हैं, और द वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स इशूड लेस अनइशूड ऑथराइज्ड कैपिटल, एक्सेस ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इन कंपैरिजन टू द इशूड शेयर बिफोर बोनस इशू। तो हम लोग इसका दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे किया 90,000 था, फिर वहां पर 22,500 ऐड कर दिया, तो 1,12,500 कर दिया, मतलब हम लोगों ने 12,500 से हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल का लिमिट बढ़ा दिया। मतलब हम लोगों ने कौन सा किया, द ऑथराइज्ड कैपिटल में आइदर बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ बोनस इशू और द वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स, वैल्यू ऑफ बोनस इशूड लेस अनइशूड ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोनस इशू से बढ़ा सकते हैं, 22,500 से हम लोग बढ़ा सकते हैं अपना ऑथराइज्ड कैपिटल का लिमिट, या फिर क्या बोला, वैल्यू ऑफ बोनस इशूड मतलब 22,500 लेस अनइशूड ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि 10,000 था। क्यों, क्योंकि 1 लाख शेयर इशू हुआ था, 1 लाख शेयर लिमिट था, 90,000 इशू हुआ था, तो 10,000 क्या था, 10,000 अनइशूड था। ठीक है, तो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इशूड लेस अनइशूड ऑथराइज्ड कैपिटल, अनयूज्ड मतलब जो ऑथराइज्ड कैपिटल अभी तक यूज नहीं हुआ है, एक्सेस ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इन कंपैरिजन टू द इशूड शेयर बिफोर बोनस इशू, बोनस इशू के पहले जितना इशूड शेयर था यानी 90,000 था, वो उससे ऑथराइज्ड कैपिटल जितना ज्यादा था यानी 10,000 कितना हो गया 12,500, इतने से हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, 12,500 से हम लोग बढ़ा सकते हैं, वही हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने 12,500 से किया है, मतलब हम लोग इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर बोला है कि इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट द ऑथराइज्ड कैपिटल आफ्टर बोनस इशू शुड नॉट बी लेस देन द इशूड कैपिटल, तो इंक्लूडिंग बोनस इशू इन ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग क्यों ना कर रहे हैं उसमें हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल में भी आइदर इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ बोनस इशू, मतलब सिर्फ बोनस इशू से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल था 1 लाख, हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने 22,500 शेयर बढ़ा दिया, मतलब 1,22,500, ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है, हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि 1 लाख ऑथराइज था, हम लोगों ने और भी 22,500 शेयर जो है इशू किया है, मतलब हम लोग अपना लिमिट, जैसे मैंने 1,12,500 दिखाया है उसकी जगह 1,22,500 भी दिखा सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन इशूड में तो उतना ही आएगा। सोचो, इशूड में तो उतना ही आएगा, इशूड में कितना आएगा, प्रीवियसली 90,000 और करेंटली 22,500, मतलब 1,12,500, इशूड में यही आएगा, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल का वैल्यू ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। अब हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करें उसके ऊपर, हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, जितना लिमिट था उसमें ऐड कर सकते हैं बोनस इशू को, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग इस तरह से ये देख सकते हैं, ये जो पैटर्न हम लोगों ने किया, ये वाला किया, क्या किया हम लोगों ने देखा कि हमारे पास और लिमिट था 10,000 इशू करने का, लेकिन हम लोगों ने 22,500 किया है, यानी हम लोगों ने 12,500 एक्स्ट्रा किया है, तो हम लोग 12,500 से बढ़ा देते हैं, हम बता देते हैं दोनों तरह से होगा तो दोनों ही बता देते हैं। देखो यहाँ पर एक बार बता देते हैं क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर एक समरी कर देते हैं इस बात पे। ये देखो ऑथराइज्ड कैपिटल को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल लिमिट increased after
बोनस इशू, ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक ऑथराइज्ड लिमिट एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड लिमिट जो है इसमें ऐड कर सकते हैं न्यू बोनस इशू, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन से हम समझाना चाहे तो हम बोल सकते हैं हमारे ऑथराइज्ड लिमिट था 1 लाख, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर हम बता देते हैं, अब हम लोग यहाँ पर 22,500 जो बोनस इशू किया यानी 1,22,500, ये हम लोग अपना ऑथराइज्ड कैपिटल नया वाला दिखा सकते हैं। ऑथराइज्ड मतलब शेयर और कैपिटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ऐसे एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड लिमिट अनयूज्ड, ठीक है। फिर उसमें ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पर अनयूज्ड कितना हो जाएगा, ये देखो 1 लाख ऑथराइज्ड लिमिट था, 90,000 यूज है क्योंकि 90,000 इशूड हुआ है, तो 10,000 जो है अनयूज्ड है, ठीक है। 10,000 इसमें अनयूज्ड है। हम लोग इशू कर रहे हैं इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। इशू ऑफ बोनस शेयर हम लोग यहाँ पर इशू ऑफ बोनस शेयर कितना कर रहे हैं 22,500, बट हम लोग कितना कर सकते हैं मैक्सिमम 10,000 ही कर सकते हैं। सोचो हम लोग बोनस शेयर इशू कर रहे हैं 22,500, बट हम लोग मैक्सिमम कितना बोनस शेयर इशू करना चाहिए था, अगर लिमिट के हिसाब से चले तो 10,000, तो एक्सेस कितना कर दिया 12,500, ठीक है। तो एक्सेस इशू ऑफ बोनस, ठीक है, एक्सेस जो है वो ऐड कर देंगे। तो इसको हम कैसे दिखाएं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब एक्चुअली जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है, तो हम लोगों ने पहले देखा अनइशूड कितना है 10,000, तो हम लोग 10,000 बोनस इशू कर सकते हैं, बट हम लोगों ने कितना बोनस इशू कर दिया है, हम लोगों ने बोनस इशू 22,500 किया है, मतलब 12,500 एक्सेस कर दिया है, ठीक है। 12,500 हम लोगों ने एक्सेस इशू कर दिया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो क्या बोला था लैंग्वेज एक बार, द ऑथराइज्ड कैपिटल में आइदर बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ बोनस इशू और द वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स, और द वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं एडिशनल शेयर्स, तब लैंग्वेज ठीक रहेगा। यहाँ पर एडिशनल शेयर्स, और ये एडिशनल शेयर्स क्या हो जाएगा, एडिशनल शेयर्स ये वाला लैंग्वेज लिख देते हैं। एडिशनल मतलब वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इशू लेस अनयूज्ड कैपिटल, वैल्यू ऑफ बोनस इशू लेस यहाँ पर अनयूज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल, अनयूज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा तो ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसे दिखाना पड़ेगा। एडिशनल शेयर्स कैसे हो जाएगा, एडिशनल शेयर्स हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ बोनस इशू 22,500, अनयूज्ड कितना है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12,500, और यहाँ पर एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड लिमिट अनयूज्ड नहीं, एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड लिमिट लेना पड़ेगा, दैट इज 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख। तो 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,500 ये भी हो सकता है, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सिर्फ क्या होगा, बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड कैपिटल का चेंज हो जाएगा। हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल ये भी दिखा सकते हैं 11,25,000, या फिर हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल ये वाला भी दिखा सकते हैं 12,25,000, ये वाला भी हो सकता है। ये क्या है, जितना ऑथराइज्ड कैपिटल और जितना बोनस इशू किए तो टोटल इतना इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग हमारा लिमिट था 1 लाख, हम लोगों ने जो एडिशनल शेयर इशू किया था वो एक्सेसिवली 12,500 कर दिया, जबकि हमारे पास 10,000 का ही लिमिट बचा हुआ था, तो हमें 12,500 से अपना लिमिट को इंक्रीज कर देना है। तो 1,12,500 जो क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया है, हमारा जो भी क्वेश्चन है इसको इस तरह से सॉल्व किया। तुम लोग कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो जैसे भी करो बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा टोटल में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑथराइज्ड कैपिटल का लिमिट है, ये इशूड कैपिटल में थोड़ी ना चेंजेस होगा। इशूड कैपिटल तो उतना ही होगा जितना इशू किया है। इशूड कैपिटल इस एग्जांपल के हिसाब से चले तो हमेशा 90,000 प्लस 22,500 होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हाँ ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लोग ये दोनों में से किसी भी एक तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने ये वाला दिखाया है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे।